हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 1, कब, कहाँ और कैसे, भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जाना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में हमने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम कक्षा 8 में मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। आप यह भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से ही लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही है। यह हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए हैं। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया, तो आइए इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुनर्जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आजादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। तो आइए अब देखते हैं खोज यात्राएं। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीजों के खोजने के भी काफी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम था। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिसने इस समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा कि उसने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। आइए अब देखते हैं पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारी ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाले वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीपतियों अथवा पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे।
मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। तो आइए अब देखते हैं उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। उद्योग की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। इन दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योग के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा, बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण में अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। यहां ध्यान रखेंगे कि साम्राज्यवाद का मतलब सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे यहां बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हुई। तो आइए अब देखते हैं आधुनिक काल एवं हमारा देश। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। यहां आप ध्यान रखेंगे कि प्रायः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को अर्थात 1750 ईस्वी के बाद के काल को आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नजदीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों व राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। तो आगे की इकाइयों में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। आगे आप यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद, नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आए।
तो जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस काल का विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नजरिए से बांटने की कोशिश की है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान लिया। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पीछे थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उसका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलाकर साथ चलने से बनता है। इस अध्याय के शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।